हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, आप लोग सीटेट के तैयारी बहुत ही मेहनत लगन के साथ कर रहे होंगे और आपको थोड़ा सा मैं सहयोग दे सकूं ये सोच करके मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न थे बहुविकल्पी वो ढूंढे हैं और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बी ऑप्शन है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी है विकास हमेशा रेखीय होता है। और डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन में आने वाला है और इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दोस्तों, जब आपको बाल विकास का सिद्धांत पढ़ाया गया था तो उसमें डिस्कस किया गया था कि हर व्यक्ति या हर बालक की जो विकास दर है वो समान नहीं होती है, क्योंकि विकास के पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक माहौल भी होता है, वंशानुक्रम माहौल भी होता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की के अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता किससे? जो सीखना होता है, लर्निंग। अगर आपने वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत दिया था, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी सीखने का जो जोर रहता है वो समाज के संदर्भ में ही रहता है। तो बाकी ऑप्शंस को देखना ही बेकार है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि उपयुक्त में सभी सही हैं या ये दो ए या बी ऑप्शन सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है तो बाकी ऑप्शन आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्क्रीन में भी ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब पियाजे ने कहा कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है आपका ऑप्शन भाषा, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा भौतिक विश्व के साथ अनुभव और चौथा डी अनुकरण। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। दोस्तों, आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ये ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि आपने जानते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं जिसमें उन्होंने देखा है कि किस तरह से बढ़ते एज के साथ बालक के अंदर अनुभव और ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए जो उसका सी ऑप्शन है कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, वो सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए बालक के बीच संबंध, सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? दोस्तों, समाजीकरण का मतलब ही होता है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज में जो इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके साथ अपने को अनुकूलित करना, सामंजस्य स्थापित कर लेना ही समाजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि बच्चे साथी समूह के साथ सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है डी पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि ऑप्शन बी किशोरावस्था सही होगा, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो बालक होते हैं वो अपनी ही हम उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार बाल केंद्रित शिक्षा के लिए है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो आधार तय किए गए थे वो कहाँ से आया, उसकी ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहला ऑप्शन है कि बाल अधिकार, बी ऑप्शन सभी बच्चे की संदर्भों में समान होते हैं, सी बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर वैयक्तिक अंतर, यानी क्या बाल अधिकार को सिर्फ देने के लिए ही इस तरह से बाल केंद्रित अधिकार बनाए गए, या सभी बच्चों में चूंकि सभी बच्चों को समान रखना है इसलिए दिए गए। तो ये कोई बेस नहीं है। बेस तो कोई कानूनी बेस होता है ना हमेशा, या कोई संवैधानिक बेस होना चाहिए कि किस कानून के तहत ये बाल केंद्रित या बाल अधिकारों की बात की जा रही है। इसलिए इसका जो
ऑप्शन होगा वो आपकी स्क्रीन पर है और वो है सी ऑप्शन, यानी बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है, यही बच्चों के लिए जो बाल केंद्रित शिक्षा का माहौल यानी बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी ऐसी कौन सी नीति, ऐसी कौन सी शिक्षण टेक्निक है जो कि आप सिखाने पर, अधिगम मतलब सीखना, सीखने पर बल देती है। तो आपका पहला ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके। रटने का तो जानते ही, रटना तो वैसे ही मना है, रटना अधिगम होता भी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो इसका हो ही नहीं सकता। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। और अभी आपने देखा कि जो आरटीई एक्ट 2009 है उसने वैसे भी बाल केंद्रित शिक्षा की ही बात की है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। और आपका ऑप्शन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, बी नंबर आपका सही है। तो दोस्तों परीक्षा परिणामों की तो बात ही नहीं हो सकती है, शिक्षण की अन्य तकनीकी, ये तकनीक की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिगम जो होता है वो इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बालक किस शिक्षा पद्धति को अपना करके ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन एक अनिवार्य रूप से है। चिंतन क्या है? पहला मनोवैज्ञानिक परिघटना है, कि मनोगतिक प्रक्रिया है, कि संज्ञानात्मक गतिविधि है, या भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन क्या है आप लोग बता सकते हैं तो बताएं। इसका आपका ऑप्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक गतिविधि। देखिए मनोवैज्ञानिक परिघटना क्या है कि जो चिंतन है वो सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं, वो उसको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। बी नंबर है कि मनोगतिक, यानी हम सोच करके कोई प्रतिक्रिया क्रिया करते हैं उसको मनोगतिक बोलते हैं। और संज्ञानात्मक होता है कि मानसिक जो हमारी मानसिक जो एक तरह से कहें प्रश्न होते हैं, मानसिक चिंतन होता है, वही गतिविधियां जो होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। जबकि जो भावात्मक व्यवहार है वो चिंतन का कोई अंग नहीं है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो है संज्ञानात्मक, यानी मानसिक जो चिंतन मंथन चलता है ना, वही संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सी नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिमरन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, किंतु मीरा सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास के क्या अंतर संबंध को, कि क्या मीरा और सिमरन अंतर संबंधित हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा होता तब तो फिर दोनों बराबर सीख रहे होते हैं ना। तो बी ऑप्शन है कि निरंतरता की, यानी अपनी अपनी एक कोशिश है कि हम लगातार अपनी मेहनत करते, वो रुक रुक करके करते, ये रीज़न हो सकता है। या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कोई सामान्य चीज़ों की नॉलेज उसको अच्छी है और धीरे धीरे उसने अपनी विशिष्टता को प्राप्त किया है। डी नंबर ही व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि दोनों की अपनी अपनी व्यक्तिगत क्वालिटी है, ये अपनी व्यक्तिगत टैलेंट है, जिसकी वजह से जो सिमरन है वो हर पाठ को जल्दी सीखती है और मीरा को पाठ सीखने में समय लगता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन डी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। दोस्तों मनोविज्ञान का भी मानना है कि हर बालक या बालिका में अलग अलग अपने व्यक्तिगत गुण होते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी अलग अलग क्षमताओं का अलग अलग तरीके से विकास करता है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही सिमरन हर पाठ को जल्दी सीखती है और मीरा पाठ को सीखने में समय लगाती है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं। अब देखो दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं तो व्यक्तिगत रूप से, यानी उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है विकास क्रम, कि वो विकास क्रम दोनों का समान होता है या असमान होता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। बी ऑप्शन है कि विकास की दर समान है कि असमान, ये भी। तीसरा कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यह विकास की सामान्य क्षमता होती है। तो डी नंबर जो ए बी मतलब 10 नंबर क्वेश्चंस के जितने भी आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। आपके लिए आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है और वो है ऑप्शन बी। दोस्तों क्योंकि विकास की दर जो है उसके आधार पर ही विद्यार्थी जो होता है उसका व्यक्तिगत एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति की जो विकास दर होती है वो अलग अलग होती है, जबकि विकास का क्रम सबका समान ही होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग उस एज आयु से गुजरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बालक है जो 3 महीने का है तो 3 महीने में उसके दांत निकल आए, ऐसा नहीं होता ना। सबके क्रम होते हैं कि 6 महीने में दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, तो सभी के उसी टाइम पे निकलना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो विकास की दर होती है, विकास की दर जो होती है वो उसमें कहीं ना कहीं मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों पर या बहुत सारे बाह्य कारकों पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया था। तो सीधा सीधा सा इसका ऑप्शन है वो पहला स्किनर, दूसरा जेम्स ड्रेवर, सी नंबर गाल्टन और ये डी ऑप्शन है, सॉरी ये डी ऑप्शन है टायलर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया था। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर भी है, सी नंबर जो है वो गाल्टन। दोस्तों गाल्टन ऐसे थे, सी नंबर दोनों जगह लिखा है तो आप नीचे वाले को डी मानिएगा। सी नंबर जो गाल्टन है इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया था। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो सबसे पहले प्रयास था वो किसने किया था, तो वह गाल्टन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मॉन्टेसरी प्रणाली आप जानते हैं कि रोम के विश्वविद्यालय में इस प्रणाली की जो खोज हुई थी मॉन्टेसरी ने की थी और ये मंदबुद्धि बालकों के लिए स्पेशली था। बाद में इसको समान बालकों के लिए भी लागू कर दिया गया था। और मॉन्टेसरी विधि में छोटे छोटे बिल्कुल जो बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, उनके लिए ये विधियाँ थीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, पहला व्यक्तिगत भिन्नता, यानी किन तथ्यों के की मॉन्टेसरी प्रणाली जो डेवलप हुई थी वो किन तथ्यों को ध्यान में रख करके हुई थी, क्या व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, या शिक्षा के साधनों के अभाव जहाँ पर हो वहाँ ये प्रणाली लागू की जाती है, या भेदभाव के व्यवसाय का रूप देने के लिए ये प्रणाली विकसित की गई थी, या भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा के लिए की गई थी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा उचित लग रहा है, आप बताइए। आपका ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। दोस्तों मॉन्टेसरी ने खोज इसी आधार पर किया था। उन्होंने देखा कि हर बालक अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से एक दूसरे से भिन्न है और सबके लिए कुछ ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कि समान रूप से सभी का चहुमुखी विकास हो सके। इसलिए जो ऑप्शन ए है कि व्यक्तिगत भिन्नता वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है। अब देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब जानते हैं लगातार चलने वाला मूल्यांकन, यानी समय समय पर जो मूल्यांकन होते रहते हैं। व्यापक मतलब उनका स्तर कितना है, ये चीज़ है। तो किस पर बल देता है, पहला ऑप्शन है कि बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, यानी कि जो बोर्ड परीक्षाएं बराबर बिना मतलब की होती रहती हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पर। बी ऑप्शन है कि शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, यानी जो शिक्षण है उसमें परीक्षाओं का सामंजस्य बना रहे इसलिए। सी नंबर है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। या डी नंबर है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करने के लिए ये है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं आपको बता भी देता हूँ, सी ऑप्शन आपका सही है। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आ गया है। सी ऑप्शन है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित करें, रिकॉर्ड करें या सुधारा जाए, इसके लिए ही सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो बल देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन केंद्रित होता है। जो व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर केंद्रित होता है, किसको ध्यान में रख करके व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, दूसरा विद्यार्थी केंद्रित, तीसरा शिक्षक केंद्रित और चौथा निष्पादन केंद्रित। फ्रेंड्स इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगाना है आपको, 1 सेकेंड भी नहीं लगाना है सोचने में, और इसका ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो होगा विद्यार्थी केंद्रित, यानी बी ऑप्शन। दोस्तों विद्यार्थी केंद्रित ही सारी प्रणाली बनाई गई है, इसलिए जो व्यापक मूल्यांकन है वो भी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ही ये विकसित की गई है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो पहला कि यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की गलतियां निकालना, और सी ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि गलतियां निकालना नेगेटिव पॉइंट की तो बात ही नहीं होगी। सी ऑप्शन है कि सीखने में होने वाली गलतियों का निदान करना, और डी नंबर विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापना। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो आपको कौन सा लग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सी टेट जो है वो वही व्यक्ति क्वालिफाई कर सकता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में डिफरेंस को समझता हो। आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे उचित ऑप्शन जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है। डी ऑप्शन सही है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को नापना। इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है कि साल भर
या जो भी ये पढ़ाया गया है बच्चों को, ये देखने के लिए कि बच्चों ने इसके एवज में यानी इतना सीखने के बाद क्या उपलब्धि हासिल की है, उसी को जानने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। तो जो मुख्य उद्देश्य है मूल्यांकन का वो यही है। बाकी निर्णय लेना कि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाना है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन जो मेन पर्पज़ क्या है उसका, वो है विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापना। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने डिस्कस किए सारे पूरे 15 जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आप इसको समझेंगे, आपको इसकी भाषा समझ में आएगी तो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।